एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जा रही है दिल्ली से वाराणसी तक, जिसमें ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर पर दौड़ेंगी। ये भी बुलेट ट्रेन का ही दूसरा कॉरिडोर होगा जो पहले मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनाया जा रहा है। 1,20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ये 865 किलोमीटर का कॉरिडोर 12 स्टेशन के साथ। देश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में इसका नाम आ जाएगा और एक मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में उभरेगा। बनने के बाद सिर्फ 3.5 घंटे में ये सफर पूरा किया जा सकेगा, जिसमें अभी 12 घंटे तक लग जाते हैं। बीच में बड़ी सिटीज जैसे नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज से होते हुए जाएगा और एक ब्रांच लाइन अयोध्या से जोड़ने का भी प्लान है। टूरिज्म, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाने के साथ पूरे रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी इससे। अभी सर्वेस करके इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की जा रही है और कंस्ट्रक्शन उसके बाद शुरू होगी। 2028 तक खुलने की डेडलाइन रखी गई है, लेकिन रियलिस्टिकली 2032 से पहले नहीं बन पाएगा। दिल्ली और वाराणसी के बीच रेल सर्विसेज तो काफी पुरानी है, लेकिन उनकी स्पीड और एफिशिएंसी में कमी होने के कारण अब ये नई लाइन की जरूरत पड़ने लगी है। एयरलाइन से भी कम्पीट कर पाएगी ये टाइम और कॉस्ट सेविंग्स में, और भारत का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट बन जाएगा पूरा होने के बाद, बनारस की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए। बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, देश का सबसे पुराना लगातार बसने वाला शहर है 3000 साल पहले स्थापित होने के बाद से। भारत की सभ्यता और संस्कृति का आधार माना जाता है और बहुत आस्था है लोगों में इधर, चाहे वो गंगा के घाट हो या प्राचीन मंदिरों के लिए। तो इसलिए पुराने समय से ही तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों का आना जाना लगा रहता था यहाँ। पहले यात्रियों का कारवां पैदल ही सफर पूरा किया करता था, कई जगहों में रुक रुक कर। बैलगाड़ियां भी इस्तेमाल की जाती, खासकर व्यापारियों द्वारा सामान और लोगों को ढोते हुए। गंगा तट पर होने से नाव का भी उपयोग अनिवार्य था। इधर की कुछ वस्तुएं बहुत बहुमूल्य थी, जैसे सिल्क, स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स, जिनकी डिमांड दूसरे राज्यों से भी आती। इससे ये एक मुख्य व्यापार केंद्र बन गया क्षेत्र का। फिर बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड एक हिस्टोरिक ट्रेड रूट बना, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ते हुए, जो यहाँ से भी गुजरता है। इससे व्यापार में उछाल देखने को मिला इधर, साथ ही यात्रियों का आगमन भी बढ़ा। ग्रैंड ट्रंक रोड ने ट्रेड और ट्रैवल को रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे रीजन में, जो पहले इतना वेल कनेक्टेड नहीं था। अब राजा महाराजा अपने राज्य पर बेहतर कंट्रोल कर सकते थे और अपनी सेनाएं भेज सकते थे दूर के एरिया में, इसके जरिए कुछ ही हफ्तों में। बाद में आने वाले सारे एम्पायर्स जैसे मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर और फिर ब्रिटिश राज ने इसे मेंटेन और एक्सपैंड किया, जिससे ये आज एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे रूट्स में से एक है। वेस्ट में अभी के काबुल अफगानिस्तान से, ईस्ट में चिटागोंग बांग्लादेश तक जाता है 3600 किलोमीटर लंबाई के साथ। तो इसकी मदद से बनारस एक समृद्ध केंद्र बन गया सिल्क और मुस्लिम यानी रेशम और मलमल के कपड़ों के लिए। देश भर से लोग यहाँ आते। कई सालों बाद जब ब्रिटेन देश पर राज कर रहा था, तब उन्होंने प्राइवेट कंपनीज की मदद से रेलवे ट्रैक्स बिछाने शुरू किए देश भर में, जिससे ट्रेड और ट्रैवल और आसान बन सके। वैसे ही एक रेलवे लाइन बनारस तक बनाने का विचार था उनका, तो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने एक स्पर बनाया मुगल सराय से 1960s में। इससे बनारस दिल्ली हावड़ा रूट से जुड़ गया, जो सबसे मेजर कॉरिडोर था। तो अब ट्रेन स्टीम पावर्ड होती थी, जो बहुत स्लो होती और फैसिलिटीज भी लिमिटेड थी उसमें। बनारस से दिल्ली का सफर तय करने में 26 से 30 घंटे लग जाते, क्योंकि ट्रेन की एवरेज स्पीड 20 से 25 किलोमीटर पर आवर होती। लंबे स्टॉप्स लेने पड़ते कोल और पानी को रिस्टॉक करने के लिए, और ज्यादातर सिंगल ट्रैक होने की वजह से उनको काफी वेट करना पड़ता ट्रैक के क्लियर होने का। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ट्रेन सबसे एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गई बहुत जल्द, कम एनर्जी यूजेज और ज्यादा कैपेसिटी के साथ। बनारस से शुरू होकर ये लाइन इलाहाबाद, कानपुर, आगरा के बाहर टुंडला और अलीगढ़ से होते हुए जाती है दिल्ली तक, 790 किलोमीटर लंबी। पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन को जोड़ता है ये रूट, जो कि ना सिर्फ देश का बल्कि दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है। बैकबोन बन गया ये रूट देश के रेल नेटवर्क का बहुत जल्द। स्टार्टिंग में इस रूट में ट्रेन स्लो चलती थी, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स हुए, अपग्रेड्स हुए, शेड्यूल्स को स्टैंडर्डाइज किया गया, कंफर्ट और स्पीड को बढ़ाने का भी काम चलता रहा। आज़ादी के बाद इसे और बेहतर बनाने के लिए इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज कर दिया गया, जो फिर सारा नेटवर्क संभालने लगी। देश का लगभग 50,000 किलोमीटर, बाकी 10,000 किलोमीटर नए बने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में चला गया। इस 50,000 किलोमीटर में ज्यादातर रूट जो थे वो सिंगल ट्रैक थे, यानी 2 स्टेशन के बीच एक ही ट्रेन जा सकती थी एक टाइम पर। दूसरी डायरेक्शन में जाना हो तो उसे स्टेशन पर रुकना पड़ता था ट्रैक क्लियर होने के लिए। तो अगले कुछ सालों में ये सारे रूट्स को डबल ट्रैक किया गया दोनों डायरेक्शंस के लिए। इसे और एफिशिएंट बनाने के लिए 1970s और 80s में इलेक्ट्रीफाई किया गया काफी नेटवर्क, और जल्द ही एक्सप्रेस ट्रेन जैसे राजधानी एक्सप्रेस दौड़ने लगी।
अब पहली बार यात्री एयर कंडीशनड और तेज स्पीड वाली ट्रेन में सफर कर सकते थे। 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से ये दौड़ती, जिससे बनारस से दिल्ली का सफर भी कम हुआ 12 से 14 घंटे तक। पहले जहां बहुत डिलेज देखने को मिलते थे, वहां राजधानी के बाद रिलायबिलिटी बढ़ी उनको प्रायोरिटी मिलने से। गरीब रथ भी स्टार्ट हुई 2009 में आनंद विहार से बनारस स्टेशन तक। पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए ट्रैक्स को भी मॉडर्नाइज किया गया और एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम्स जैसे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल को भी इंप्लीमेंट किया गया। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में रूट को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा जाता है, जिसके अंदर एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही ट्रेन हो सकती है एक टाइम पर। हर ब्लॉक में सेंसर्स लगे होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ट्रेन उस ब्लॉक में है या नहीं। अगर है तो सिग्नल रेड हो जाता है खुद ही और अगली ट्रेन को रुकना पड़ता है उस ब्लॉक में एंटर करने से पहले, और अगर क्लियर हो वो तो सिग्नल ग्रीन दिखाता है। ये पूरा ऑटोमेटिक होता है तो ह्यूमन एरर भी कम किया जा सकता है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है इससे। इस सिग्नलिंग सिस्टम को वंदे भारत के लिए और नई बन रही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में भी लगाया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन 2019 से चलने लगी देश में और सबसे पहला रूट उसका यही था, दिल्ली से वाराणसी के बीच। ये देश में हाई स्पीड रेल की तरफ एक और अहम कदम है रेल ट्रैवल और सीमलेस बनाने के लिए। इसमें ट्रेन मॉडर्न फीचर्स और एरोडायनामिक डिजाइन के साथ बनाई जाती हैं। 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ इसने दिल्ली वाराणसी का ट्रैवल टाइम 12 घंटे से कम कर 8 घंटे कर दिया, जिसने एक नए दौर की शुरुआत की रेलवेज के लिए। साथ ही काफी एफिशिएंट भी है कंफर्टेबल सीटिंग के साथ। अभी हफ्ते में 6 दिन चलती है ये। वंदे भारत के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियो देखें आई बटन पर क्लिक करके। अब वंदे भारत की सफलता के बाद नेक्स्ट स्टेप तो हाई स्पीड रेल का ही होता है, इसलिए दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन को प्रपोज किया गया। इसमें जापानीज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन का 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ना संभव हो पाया, जो अभी के 8-9 घंटे का सफर घटाकर 3.5-4 घंटे का बना देगी सिर्फ। इसके लिए डेडिकेटेड ट्रैक्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, तो इसे बाकी ट्रेन के साथ ट्रैक शेयर नहीं करने पड़ेंगे जैसे बाकी एक्सप्रेस ट्रेन को करना पड़ता है। वंदे भारत को भी अनइंटरप्टेड हाई स्पीड ट्रैवल के लिए काफी जरूरी है ये, और क्योंकि बाकी ट्रैक्स काफी कंजेस्टेड भी हैं जिनमें कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेन चल रही हैं, इस वजह से भी वंदे भारत को कई बार डिलेज का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो पुराने बने ट्रैक्स 100 साल से भी पुराने हैं कई केसेस में, जिसको बनाते वक्त इतनी तेज स्पीड के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो वो स्टीपर ग्रेड्स, शार्प टर्न्स और बहुत सारी लेवल क्रॉसिंग्स के साथ बने हैं। उनमें चाह कर भी नई ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड से नहीं दौड़ सकती, यानी अपनी पूरी काबिलियत का उपयोग नहीं कर सकती। तो ये भी एक बड़ा कारण है नया रूट बनाने का। अब लोगों में भी फास्ट और एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत बढ़ने लगी है, बढ़ती इनकम्स और कम टाइम अवेलेबिलिटी के चलते, और उसके लिए आधुनिक हाई स्पीड रेल से बेहतर तरीका और कोई नहीं है। इसको करके भारत का नाम जापान, स्पेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों की सूची में जुड़ जाएगा जहां ऐसे रेलवे सिस्टम्स मौजूद हैं। अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन लीडर बन के उभरना है तो ये करना आवश्यक होगा। दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन का रूट होगा 865 किलोमीटर लंबा, 12 स्टेशन के साथ। दिल्ली से शुरू होकर आगे नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और न्यू बडोई से होते हुए जाएगा वाराणसी में खत्म होने से पहले। एक ब्रांच लाइन भी बनाने का प्लान है अयोध्या तक, 120 किलोमीटर लंबी। 1,20,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में, जिसकी अभी डीपीआर तैयार की जा रही है और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी उसके बाद ही। 2028 तक खुलने की डेडलाइन रखी है उन्होंने अभी, लेकिन 2032 से पहले बनना अभी मुश्किल लग रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम संभाल रही है, उसे ही इस रूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। कई सर्विस करवाए, लाइडार, राइडरशिप, आसपास के एरियाज पर इम्पैक्ट, लैंड रिक्वायरमेंट वगैरह पर। कॉस्ट ज्यादा होने से रेलवे मिनिस्ट्री ने इसे बैक बर्नर पर डाल दिया। ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर रखने के लिए अलाइनमेंट को बहुत सीधा रखना पड़ता है, कम से कम और जेंटल कर्व्स के साथ, और ग्रेडियंट भी कम होता है। इसे सस्ता बनाने के लिए कुछ और तरीके निकाले गए, जिसमें से एक था इसे NH19 के साथ चलाने का। क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी NHAI के पास है, तो लैंड एक्विजिशन में भी पैसे बचाए जा सकेंगे। ट्रैक्स को स्टैंडर्ड गेज में रखा जाएगा, जो आजकल कई सारी रेलवे लाइंस के लिए किया जा रहा है देश में, चाहे वो RRTS हो या मेट्रो हो। ये विड्थ होगी 4 फीट 8.5 इंचेस की, 25 किलोवोल्ट AC
करंट इस्तेमाल होगा ओवरहेड वायर्स की मदद से। ट्रेन कोचेस जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से बनेंगे, जो शुरू में तो जापान से ही इंपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन बाद में देश में बनाने का प्लान है। एक कोच में लगभग 750 यात्री सफर कर सकते हैं। इनमें एर्गोनॉमिक सीट्स होंगी जो रिक्लाइन हो सकती हैं अच्छी लेगरूम के साथ। 2 क्लास के कोचेस होंगे इसमें। फर्स्ट क्लास में लग्जरी सीटिंग, ज्यादा स्पेस और प्राइवेसी फीचर्स वाली, और इकोनॉमिक क्लास में स्टैंडर्ड सीटिंग। नए मॉडल्स में सीट्स को 180 डिग्री तक घुमा भी सकते हैं, जैसा वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव कोचेस में भी होता है। बाकी वाईफाई, पावर आउटलेट्स और एंटरटेनमेंट भी देने का प्लान है इनका। स्नैक्स, मील्स और बेवरेजेस भी सर्व किए जाएंगे या वेंडिंग मशीन्स और कैफे से खरीदे जा सकते हैं ऑन बोर्ड। ओवरहेड रैक्स और डेडिकेटेड जगह बड़े सूटकेसेस के लिए भी दी जाएगी। HSR ना सिर्फ दूसरी ट्रेन से बल्कि रोड और एयर ट्रैवल से भी बेहतर कंपीट कर पाएगा टाइम, कॉस्ट सेविंग और कन्वीनियंस में। टाइम की बात करें तो HSR का सफर 3.5-4 घंटे में तय होगा, जो वंदे भारत में अभी लगते हैं 8 घंटे और पुरानी ट्रेन में 10 से 12 घंटे। रोड ट्रैवल में भी 10 से 12 घंटे लग जाते हैं नॉन स्टॉप ट्रैवल करने पर। फ्लाइट्स का टाइम 1.5 घंटा होता है, लेकिन सिक्योरिटी चेक और एयरपोर्ट के आने जाने का समय मिलाकर टोटल 4-5 घंटे लग जाते हैं आराम से। तो HSR इन सबको हरा देगा इस मैट्रिक में। कॉस्ट की बात करें तो HSR की टिकट होगी लगभग 3000 से 4500 रुपए तक की, और फर्स्ट क्लास की थोड़ी और महंगी। फ्लाइट्स की कॉस्ट 3000 से 7000 के बीच चलती है सीजन के हिसाब से। वंदे भारत में 2000 से 2500 रुपए लगते हैं। रोड ट्रैवल का खर्चा फ्यूल और टोल मिलाकर 2500 से 4000 के बीच आ जाता है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, और स्लीपर बस का रेट 1500 से 2500 के बीच चल रहा है। तो इनमें HSR एक मिड रेंज ऑप्शन बनेगा, लेकिन सर्विसेज बेहतर रहेंगी फ्लाइट स्टैंडर्ड जैसी। कन्वीनियंस के मामले में भी HSR बेहतर होगा। इसके स्टेशन सिटी के सेंटर में बनेंगे, जो लोकल ट्रांजिट सिस्टम जैसे मेट्रो और बस स्टॉप से भी जुड़े होंगे। जैसे दोनों को अगर कंपेयर करें तो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट सिटी सेंटर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में गाड़ी से 30 से 40 मिनट लग जाते हैं कम से कम, और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से 20 मिनट। और रेलवे स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां 5 से 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है कार और मेट्रो दोनों से। वाराणसी का LBS एयरपोर्ट शहर के सेंटर से 25 किलोमीटर बाहर पड़ता है और स्टेशन सिर्फ 3-4 किलोमीटर। तो ये कन्वीनियंस में एक बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा HSR में नोएडा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज जैसे हब से कनेक्ट होने से ज्यादा यात्री भी ट्रैवल कर पाएंगे। एयरपोर्ट जैसी चेक इन नहीं, सिक्योरिटी नहीं और डेडिकेटेड ट्रैक से डिलेज नहीं होंगे पुरानी ट्रेन जैसे। रोड कंजेशन से छुटकारा, लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने की थकावट भी नहीं होगी। साथ ही HSR की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी, प्लेन से काफी ज्यादा। तो इन सब कारणों से HSR सबसे कन्वीनियंट मोड बनने की काबिलियत रखता है। कंफर्ट में HSR की सीटिंग स्पेशियस होगी, बेहतर लेगरूम के साथ, और AC, वाईफाई वगैरह भी होगा। पुरानी ट्रेन में आउटडेटेड फैसिलिटीज होती हैं, एयरप्लेन्स में बहुत कम लेग रूम, और रोड ट्रैवल में काफी टायरिंग हो जाता है लंबी जर्नीज को कवर करना। HSR में इकोनॉमी सीट्स 43 से 46 सेंटीमीटर वाइड होती हैं और लेग रूम 104 सेंटीमीटर की। वहीं एयरप्लेन्स में 41 से 46 सेंटीमीटर विड्थ और लेग रूम 76 से 81 सेंटीमीटर की, यानी 25% ज्यादा जगह होगी एयरप्लेन से। साथ ही HSR ज्यादा इको फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट होगा, फ्लाइट्स और रोड ट्रैवल के कार्बन एमिशन से काफी कम। सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बनकर आएगा। इन सब फैक्टर्स, स्पीड, कॉस्ट और कन्वीनियंस को देखते हुए HSR इनका एक परफेक्ट मिक्स बन जाता है, एक मॉडर्न और एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ना सिर्फ पुरानी ट्रेन्स और रोड्स को मात देगा, बल्कि एयर ट्रैवल को भी पिछाड़ देगा। बड़ा इंपैक्ट करने की क्षमता रखता है ये प्रोजेक्ट, पूरे रीजन की इकोनॉमी और ट्रैवल पैटर्न्स को बदल कर रख देगा। दिल्ली वाराणसी की ब्रांच अयोध्या तक भी प्लान की जा रही है, नए बने राम मंदिर को जोड़ने के लिए। बढ़ते तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को केटर करेगा ये, जो दूर से आते हैं इधर। अभी इसका रूट फाइनलाइज तो नहीं हुआ, लेकिन सबसे संभावित कनेक्शन इसका लखनऊ से ही होगा। लोग यहाँ से इंटरचेंज कर पाएंगे अयोध्या जाने के लिए। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर से। दिल्ली से 700 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ये, जिसे 3 घंटे के अंदर पूरा भी किया जा सकेगा। नया स्टेशन बनेगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के पास ही। अभी इसकी प्लानिंग और फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है NHSRCL के अंडर। अगर अप्रूव होता है तो उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाएगी, और ये भी हो सकता है कि ये कैंसिल हो जाए, कुछ कंफर्म नहीं है अभी। दिल्ली वाराणसी HSR की बात करें तो ये देश में दूसरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो जाएगा मुंबई अहमदाबाद वाले के बाद। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर 509 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है, जिसका पहला फेज 2027 में खुलेगा और पूरा 2028 में। इस पर हमने डिटेल में बात की है, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। कहीं भी एक नई HSR लाइन बनाई जाती है तो वहां रीजनल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है बड़े स्तर पर। ऐसा कई देशों में देखा गया। मेजर सिटीज के साथ एक्सेस मिलने से छोटी सिटीज भी प्रॉस्पर करने लगती हैं, गुड्स और सर्विसेज की तेज मूवमेंट और ट्रैवल टूरिज्म बढ़ने से। वाराणसी जैसा शहर जो कल्चरली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, तो वहां इसका इफेक्ट ज्यादा भी देखने को मिलेगा। जॉब क्रिएशन होती है कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में, और इससे रियल एस्टेट भी बूम करने लगता है। लोगों को प्राइवेट कार्स और पॉल्यूटिंग ट्रांसपोर्ट से निकाल
इस्तेमाल कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा, जो ट्रैफिक के साथ पॉल्यूशन में भी सुधार लाने में मदद करेगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल सिस्टम से नई टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट्स आने के भी दरवाजा खुल जाता है, जहां वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और कटिंग एज ट्रेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने लगता है। इससे जो इंजीनियर्स और डिजाइनर्स उसमें काम कर रहे हैं उन्हें दुनिया की बेस्ट टेक्निक्स का अनुभव हो जाता है, जो आगे जाके अपनी नई इनोवेशंस भी ला सकते हैं रेलवेज में या फिर किसी और फील्ड में भी। ये एक ऐसा फायदा है जो एकदम नहीं दिखता लेकिन धीरे धीरे सामने आता है। जापान, चाइना और कितने यूरोपियन देशों ने पहले से दिखा दिया है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता है, बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स से। साथ ही एचएसआर के आने से इंड्यूस डिमांड भी बढ़ती है। जैसे कुछ लोग जो पहले ऐसी ट्रिप्स लेना अवॉइड करते या डिले कर देते, वो इसकी कन्वीनियंस और कम कॉस्ट के कारण ज़्यादा ट्रैवल करने लगते हैं। ऐसे फिनोमिनन को देखा गया है कई जगह पर। जैसे जापान में शिंकानसेन ने 50 से 80% मार्केट शेयर ले लिया है 200 से 800 किलोमीटर के बीच होने वाली सारी जर्नीज का, जो काफ़ी बड़ी फिगर है। साथ ही 30% तक इंड्यूस डिमांड देखा गया है ज़्यादातर रूट्स में, यानी पहले वो 30% लोग ट्रैवल ही ना करते, लेकिन शिंकानसेन की बदौलत वो ऐसा करना सोच पाते हैं। ऐसी ही उम्मीद दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर के लिए भी लगाई जा सकती है। लोग जो सिटी सेंटर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उनके वर्क प्लेसेस वहां मौजूद हैं, वो शहर के बाहर बुलेट ट्रेन स्टेशंस के पास भी रहकर हर रोज कम्यूट कर सकते हैं। अब हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम की वजह से कई लोगों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, जापान, फ्रांस और ऐसे कुछ और देशों में। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी का थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन भी देखा एक्सपर्ट्स ने, जो छोटे और बड़े शहरों में इनकम के फर्क को भी कम करने लगा है। एक तरीके का रेलवे सबब बन सकेगा, और अगर वहां टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो जाए तो और बढ़िया। टीओडी में हाई डेंसिटी बिल्डिंग स्टेशन की पास बनाई जाती हैं मिक्स यूज जोनिंग के साथ, जहां रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एजुकेशन सब मौजूद होता है। जैसे मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बन रहा बुलेट ट्रेन का स्टेशन ऐसे ही डेवलप किया जा रहा है, नई ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और रेजिडेंशियल सोसाइटीज के साथ। वहां पहले से ही जियो वर्ल्ड सेंटर, अंबानी कल्चरल सेंटर, लोधा सोसाइटी वगैरह सब मौजूद ही है, और मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का स्टेशन भी है। ऐसा ही दिल्ली वाराणसी के सारे मेजर स्टेशन में करने का भी प्लान है। पर्यावरण पर प्रभाव देखें तो जापान में 80% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस देखने को मिले हैं जब से लोग एचएसआर का इस्तेमाल करने लगे, जो पहले दूसरे ट्रांसपोर्ट से जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली वाराणसी एचएसआर के बनने से हाई स्पीड ट्रैवल के साथ साथ पुराने ट्रैक्स पर चलने वाली नॉर्मल ट्रेन की स्पीड और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। वो कैसे? एचएसआर के अपने डेडिकेटेड ट्रैक्स होने से कुछ मौजूदा एक्सप्रेस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी कम की जाएगी दोनों शहरों के बीच, जिससे उनमें कंजेशन कम होगी। आज दिल्ली वाराणसी सेक्शन, जो दिल्ली हावड़ा रूट का पार्ट है, उस पर ट्रेन 120 से 150% कैपेसिटी पर चल रही हैं, जो एचएसआर अपनी तरफ ले जाएगा काफ़ी हद तक। तो इससे कन्वेंशनल और फ्रेट ट्रेन्स के लिए ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। फ्रेट ट्रेन्स के लिए स्पेशली डीएफसीज यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। इनसे भी पुराने ट्रैक्स पर कंजेशन और डिलेज कम होंगे और स्पीड्स बढ़ने लगेंगी। ईस्ट वाला लुधियाना पंजाब से डानकुनी वेस्ट बंगाल तक बनाया जा रहा है 1800 किलोमीटर का। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन दबाएं। NHSRCL के अनुमान के हिसाब से 30 से 50% यात्री राजधानी और शताब्दी से एचएसआर में शिफ्ट कर जाएंगे 2035 तक, यानी 40 से 50 हज़ार की डेली राइडरशिप। इससे नॉर्मल ट्रेन की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर आवर और फ्रेट ट्रेन की 15 से 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ेंगी, ऐसी संभावना है। जापान में शिंकानसेन के बाद उनकी कन्वेंशनल ट्रेन 10 से 20% तेज हो गई, वहीं फ्रांस में TGV से फ्रेट ट्रेन 30% तेज। इसी तरह दिल्ली वाराणसी एचएसआर के बाद इंडिया में भी रेलवे की एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों में सुधार आएगा। ये रूट जब पूरी तरह खुल जाएगा और सक्सेसफुल होगा तो इसे आगे कोलकाता तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। NHRCL ने इसे प्रपोज्ड डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंदर बनाने का सोचा है, जिसमें सारी मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और चेन्नई को कनेक्ट किया जाएगा आपस में एचएसआर से। वाराणसी से कोलकाता रूट की लेंथ होगी लगभग 760 किलोमीटर की, बीच में बक्सर, पटना, गया, धनबाद और हावड़ा से होते हुए। इसका अलाइनमेंट डिसाइड करने के लिए NHSRCL ने बिड्स भी निकाली थी 2021 में एरियल लाइडर सर्विस की मदद से। कोलकाता तक का स्ट्रेच अच्छे से इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे यात्रियों को दिल्ली से कोलकाता जाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, डायरेक्टली जा सकेंगे। टोटल रूट 1500 किलोमीटर का हो जाएगा, जिसे 6 से 7 घंटे में पूरा कर पाएंगे लोग, जिसमें आज 17 से 18 घंटे लग जाते हैं। इससे नॉर्थ और ईस्ट इंडिया हाई स्पीड रेल से जुड़ जाएंगे और पटना, गया, धनबाद जैसे छोटे शहरों को सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, टूरिज्म और अर्बन डेवलपमेंट में। लेकिन इस पर काम दिल्ली वाराणसी एचएसआर के बाद ही शुरू हो पाएगा, अभी नहीं।
दूसरी तरफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर न्यू दिल्ली और वाराणसी के स्टेशन को रीडेवलप भी किया जा रहा है मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। इस स्कीम के अंदर इंडियन रेलवेज ने देश भर के 1275 स्टेशन को रीडेवलप करने का निर्णय लिया है, जिनमें ये भी आते हैं। इनका एम है रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करके स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में तब्दील कर देना। चौड़े प्लेटफॉर्म्स, मॉडर्न वेटिंग हॉल्स, बेहतर टॉयलेट्स और क्लीनलीनेस, लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स लगाना वगैरह। ऐसा ही दिल्ली और वाराणसी में भी देखने को मिलेगा जल्द ही। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। अब इसका काम तेजी से चल रहा है और पहला फेज 2026 में खुल भी जाएगा। 345 किलोमीटर के पियर वर्क्स और 233 किलोमीटर के वायडक्ट्स भी बन चुके हैं इसमें। गुजरात में ये 8 स्टेशन कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। फाउंडेशन वर्क पूरा और सुपर स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो चुका है। पहला फेज सूरत से बिलीमोरा के बीच अगले साल 2026 में खुलने की उम्मीद है। 1 लाख करोड़ का खर्चा आ रहा है पूरे रूट में, जिसमें से 10,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ ईच और बाकी जापान से लोन लिया है। जापान की E5 सीरीज शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, थोड़ा इंडियन कस्टमाइजेशन के साथ। इसके बनने से एक नया दौर खुल जाएगा भारतीय रेल में, जहां आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके तेज गति को प्राप्त करना आसान बन पाएगा। ऐसे कई और रूट्स खुलेंगे जहां HSR बनाई जा सकती हो, खासकर उन प्रमुख शहरों के बीच जिनकी दूरी एक दूसरे से 200 से 1000 किलोमीटर पड़ती है और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। इस मैप में सभी रूट्स दिखाए गए हैं जो प्रपोज्ड, प्लान, अप्रूव्ड या अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें मुंबई अहमदाबाद और दिल्ली वाराणसी के अलावा दिल्ली अहमदाबाद और वाराणसी हावड़ा भी है, जो उन दोनों के एक्सटेंशंस होंगे। दिल्ली अहमदाबाद 900 किलोमीटर लंबा होगा। बीच में अलवर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से होते हुए 12 घंटे का सफर 4.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। हैदराबाद बैंगलोर एक और अच्छा रूट होगा, दोनों IT हब्स के बीच 600 किलोमीटर लंबा, जिसमें 9 घंटे का सफर 3 घंटे में होगा। इनके अलावा महाराष्ट्र में पुणे से नासिक और केरला में त्रिवेंद्रम से कसारगोड के बीच हाई स्पीड रेलवे लाइंस बनाने का प्लान है अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स का। इनमें 320 के बजाय ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से दौड़ेंगी और पूरी तरह राज्य सरकार बनवाएगी, केंद्र सरकार नहीं। केरला वाली लाइन को नाम भी दिया गया है के रेल। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे हम जल्द ही। इन प्लान रूट्स के अलावा कुछ और रूट्स भी हैं जो सिर्फ प्रपोज्ड हैं 2051 में बनने के लिए, जैसे मुंबई पुणे हैदराबाद रूट या चेन्नई बैंगलोर मैसूर रूट। इनको बनाने से भी कई नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी और ये शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी दे पाएगा। काफी सारे मैट्रिक्स को लेकर प्रॉपर स्टडी करके ही निर्णय लिया जाता है कोई भी HSR लाइन बिछाने से पहले। सबसे पहला है हाई पैसेंजर वॉल्यूम की रूट में आने वाली सिटीज में सिग्निफिकेंट कम्यूटर ट्रैफिक है जो इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है इकोनॉमिक हब्स जैसे इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और IT सेंटर्स या टूरिस्ट हब्स को आपस में जोड़ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। रीजनल इंटीग्रेशन, रोड कंजेशन कम करना या एक सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देना भी एक मकसद होता है इनको प्लान करने के पीछे। देश को हजारों किलोमीटर फैले हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की सख्त जरूरत है मॉडर्न डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारा मेंबर बनना कंसीडर करें। आपके सपोर्ट से हम ऐसी और बेहतर क्वालिटी की वीडियोस बनाते रह पाएंगे। या तो आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या हमारे बनाए मैप्स को खरीद के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।